सामने स्टूडेंट्स, मेरा नाम फ़हीम महबूब है। मैं KCCA मेंबर हूँ और एक मल्टीनेशनल में एज ए मैनेजर फाइनेंस एंड टैक्सेशन काम कर रहा हूँ। आज का जो लेक्चर है इसमें काफ़ी स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आए, काफ़ी लोगों के कमेंट्स थे, काफ़ी लोगों ने कॉल्स भी की, व्हाट्सएप पे भी मैसेज भेजा और कुछ जो स्टूडेंट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उनके भी मैसेज आए कि जी हमने जो कार अगर इंपोर्ट करनी है तो उसकी क्या फिजिबिलिटी है, उसकी जो सही इन्फॉर्मेशन है वो कहीं से नहीं मिल रही। जो एजेंट हैं वो डिफरेंट इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं, कस्टम वाले जो डिफरेंट इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं। तो बेसिक रूल्स क्या है और किस तरह हमने इंपोर्ट करनी है। तो आज के इस लेक्चर में हम ये चीज़ें सीखेंगे कि कौन इंपोर्ट कर सकता है और कौन कौन सी स्कीम अवेलेबल है इंपोर्ट करने के लिए और कितनी पुरानी गाड़ी हम इंपोर्ट कर सकते हैं। तो लेक्चर को पूरा लाजमी लेक्चर देखें स्टार्ट से एंड तक, फिर आपके जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले जो पॉइंट हम आज डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले ये देखेंगे कि कौन बंदा जो है वो इंपोर्ट नहीं कर सकता। तो अच्छा, सबसे पहले कि ये देखेंगे कि कौन सा बंदा इंपोर्ट नहीं कर सकता। तो पहला आता है जो स्टूडेंट वीज़ा पे जो लोग गए हुए पढ़ने के लिए, जो स्टूडेंट्स गए हुए हैं वो इंपोर्ट नहीं कर सकते। नॉन अर्निंग कोई फैमिली मेम्बर है तो वो इंपोर्ट नहीं कर सकता। और अगर आपने लास्ट 2 ईयर में कोई इंपोर्ट की है तो फिर भी आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। तो लास्ट 2 ईयर में जो डेज़ हैं वो उन्होंने रखे हैं 700 डेज़, यानी कि वैसे तो आप मल्टीप्लाई करें तो वो मोर देन 700 बनते हैं, लेकिन जो फिक्स कर दिए गए हैं कि 700 डेज़, लास्ट 700 डेज़ में अगर इंपोर्ट आपने की है तो आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। अब आता है कि जी हाउ ओल्ड, कितनी पुरानी जो गाड़ी है वो हम इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इसमें 2 कंडीशंस हैं। नंबर 1, अगर तो कार है तो उस केस में 3 ईयर, और अगर अदर व्हीकल है तो उस केस में 5 ईयर। और नंबर 3, अगर आप बुलेट प्रूफ गाड़ी इंपोर्ट कर रहे हैं तो फिर एज की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें आपने याद रखनी है। कार के केस में 3 ईयर्स, व्हीकल के केस में, अदर व्हीकल के केस में 5 ईयर, और अगर बुलेट प्रूफ गाड़ी है तो उसमें कोई एज की लिमिट नहीं है। अब आता है कि जी जो कार के केस में 3 ईयर आपने कैसे कैलकुलेट करना है। तो जिस डेट को गाड़ी मैन्युफैक्चर हुई है, मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग ईयर से जो नेक्स्ट जनवरी स्टार्ट होगा वहाँ से शिपमेंट डेट तक आपने डेज कैलकुलेट करने। मतलब अगर 5 नवंबर को गाड़ी बनी है तो 5 नवंबर से डेज स्टार्ट नहीं होंगे, वो 1 जनवरी 2021 से स्टार्ट होंगे। वहाँ से जिस डेट को आपने इंपोर्ट करनी है तब से आपने 3 साल कैलकुलेट करने हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, फंडामेंटल चीज़ें हैं कि कुछ भी करने से पहले आपने ये मेक श्योर कर लेना है कि ये अगर आपकी कैटेगरी इसमें आ रही है तो आप इंपोर्ट नहीं कर सकते, अगर आपकी कैटेगरी इसमें आ रही तो आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। इस तरह ये होगा कि आप अपना टाइम और अपनी जो भी अपने खर्चे हैं उसको कंट्रोल कर सकेंगे। ये ना हो कि आप काम स्टार्ट कर लें, फिजिबिलिटी बना लें और बाद में आपको पता चले कि इसमें जो चीज़ है हम तो इंपोर्ट ही नहीं कर सकते। तो ये फंडामेंटल जो प्राइमरी चीज़ें हैं ये स्टार्ट में क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट अब पॉइंट ये आता है कि कुछ जो स्पेशल अमेंडमेंट्स आई हैं उसमें जो पहली चीज़ है वो ये है कि जी ड्यूटीज़ कैसे पे करनी है। तो इस केस में अगर तो बाहर से गाड़ी आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो ये कहते हैं कि जी जो FOB वैल्यू है, यानी कि जो डॉलर वैल्यू है, उसके मुताबिक आपने ड्यूटीज़ जो अकाउंट्स में ट्रांसफ़र, यानी गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल जो अकाउंट्स हैं उसमें वो डिपॉजिट होंगी। अब इसमें जो इशू ये आ रहा था कि जी जब एक्चुअल में प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो डॉलर रेट था लेट्स से 160 और बाद में हो गया 162। तो ये जो 2 रुपये का डिफरेंस है इसको कैसे हैंडल करना है। तो इसमें मज़ीद क्लैरिटी आ गई कि ये लोकल सोर्स से भी पे हो सकता है। मतलब गाड़ी जब पाकिस्तान में आ गई है तो आप लोकल सोर्स से, लोकल जो भी इमीडिएट फैमिली मेम्बर है वो 2 रुपये का जो डिफरेंस है वो पे कर सकता है। मतलब कि जो गाड़ी इंपोर्ट कर रहा है वो उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दे और वो फौरी तौर पे उसका पे ऑर्डर बनवा के कस्टम को जमा करवा सकता है। तो ये चीज़ वहाँ पे क्लियर, यानी कि जो डिफरेंस है रुपये अगर अप्रिशिएट है या डेप्रिशिएट है, अगर डॉलर की वैल्यू रिड्यूस हुई है तो उसकी जो बैलेंस अमाउंट है वो उसका पे ऑर्डर आपको कस्टम की तरफ से मिल जाएगा। लेकिन अगर इंक्रीज़ हुआ है डॉलर तो बैलेंस अमाउंट हमें पे करके गाड़ी हम रिलीज़ करवा सकते हैं। तो ये एक जो चीज़ है वो यहाँ पे क्लियर होगी। उसके बाद जो अगली चीज़ आती है, अब अगली चीज़ आती है कि जी इसमें जब ये सारी चीज़ें आपने डिस्कस कर ली, मतलब पहली फंडामेंटल आपने चीज़ें देख ली कि जी मैं इंपोर्ट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, अगर मैं इंपोर्ट करूँगा तो मैंने पैसे कैसे ट्रांसफ़र करने हैं, ड्यूटीज़ कैसे पे करनी है। तीसरी चीज़ आती है कि जी मेरे पास कुछ स्कीम भी अवेलेबल्स है, मतलब कि मेरे पास कुछ स्कीम है जो गवर्नमेंट हमें दे दी, उस स्कीम के अकॉर्डिंगली हम कुछ बेनिफिट भी ले सकते हैं। तो पहली स्कीम क्या है कि जी पर्सनल बैगेज के, अगर
आप पर्सनली गाड़ी भेज रहे हैं बाहर से, मतलब आप बाहर हैं किसी भी आउटसाइड द पाकिस्तान है और आपने अगर गाड़ी इंपोर्ट करनी है तो आप क्या करेंगे, ये रूल ये कहता है कि एटलीस्ट 180 डेज यानी कि 7 मंथ, मोर देन 180 डेज, लास्ट जो 7 मंथ है उसमें आपने फ़ौरन आपका यानी कि आप वहाँ पे रहे हों, यानी कि आज आप अगर गए हैं और पिछले 3 माह जाने के बाद आप गाड़ी इंपोर्ट करेंगे तो आप नहीं कर सकते। तो एटलीस्ट आपको 7 मंथ जो है वहाँ पे स्पेंड करने पड़ेंगे। अब इसका लॉजिक क्या था, गवर्नमेंट ने ये क्यों बनाया? उसका लॉजिक ये था कि कोई भी अगर यहाँ से पाकिस्तान में कोई बिज़नेस पे जाता है, कोई जॉब पे जाता है, तो एटलीस्ट उसको 6-7 माह लगते हैं वो कुछ इस लेवल की इनकम बना सके कि वो गाड़ी को इंपोर्ट करे। तो इसलिए गवर्नमेंट ने जस्ट फॉर द कंट्रोल पर्पस ये बना लिया कि लोग वीज़े पे जाएंगे और वहाँ से गाड़ी इंपोर्ट करके फिर पाकिस्तान में आ जाएंगे। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने ये जो रूल है 7 मंथ का, ये रूल बना दिया। तीसरी चीज़ आती है कि ट्रांसफ़र ऑफ रेजिडेंस की। अगर आप अपनी जो ऑनर्स यानी कि जो आपकी पहले आप बाहर रह रहे थे, आप पाकिस्तान में आप आ रहे हैं, तो इस केस में क्या आप गाड़ी ट्रांसफ़र गाड़ी इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इस केस में ये है कि लास्ट 3 ईयर मोर जो 700 डेज़ हैं वो आप फ़ौरन आप पाकिस्तान के बाद आपने स्पेंड किए हों। तो ये जो दूसरा इसमें रूल है कि लास्ट 3 ईयर्स में एटलीस्ट 700 डेज़ जो है वो आपने पाकिस्तान के बाद स्पेंड किए हों, तो फिर आप उस चीज़ को इंपोर्ट कर सकते हैं, यानी कि इस स्कीम को आप ले सकते हैं। तीसरी चीज़ जो आती है वो गिफ्ट है। तो गिफ्ट के केस में जो इंपोर्टर है यानी कि बाहर से अगर आप अपने भाई को, मदर को या बीवी को या फादर को गिफ्ट कर सकते हैं, वो भी उसमें भी वही रूल अप्लाई होगा कि 700 डेज़ एटलीस्ट आप वहाँ पे रहें हों, यानी कि टोटल जो उस केस में पर्सनल बैगेज के केस में वही रूल इसमें अप्लाई होगा कि जब आपने गिफ्ट करना है तो आप एटलीस्ट वो जो टाइम स्पेंड करने के बाद वो जो गाड़ी है वो यहाँ पे जो भी आपका इमीडिएट फैमिली मेम्बर है उसको आप भेज सकते हैं। अब आता है कि जी पर्सनल बैगेज के केस में जब आपने चीज़ इंपोर्ट करनी है तो आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, या गिफ्ट के केस में या रेजिडेंस ट्रांसफ़र ऑफ रेजिडेंस के केस में क्या क्या डॉक्यूमेंट दिखाने हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ क्लियर कर लें वो क्या है, परचेज़ इनवाइस, यानी कि आपके पास परचेज़ इनवाइस होनी चाहिए कि गाड़ी कितने की आ रही है। नंबर 2 बिल ऑफ लैंडिंग, जब गाड़ी आप वहाँ से शिप होगी तो एक बिल ऑफ लैंडिंग आपको नंबर मिलेगा, वो होना चाहिए। नंबर 3 पासपोर्ट की जो पासपोर्ट है उसकी अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए। अच्छा, तीसरा पॉइंट ये आता है कि जी पासपोर्ट की टेस्टेड कॉपीज़ होनी चाहिए। अगर आप पर्सनल बैगेज के केस में आ रहे हैं तो फिर ओरिजिनल होना चाहिए। और चौथा जो पॉइंट है, अगर आप गिफ्ट कर रहे हैं तो जिसके नाम पे गिफ्ट ट्रांसफ़र हो रहा है उसका CNC नंबर होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि वो बच्चे के नाम पर आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जिसको भी गिफ्ट आप देंगे उसका CNC नंबर होना चाहिए। उसके बाद आप जो गाड़ी है वो इंपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब ड्यूटीज़ के केस में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे कि अगर तो एशिया पैसिफिक गाड़ी है, मतलब एशिया की गाड़ी इंपोर्ट हो रही है, तो उस केस में जो ड्यूटीज़ हैं उसके ऊपर थोड़ी सी रिलैक्सेशन है, यानी कि जितनी जो पुरानी गाड़ी है उसके ऊपर जो 1% के हिसाब से पर मंथ आपको रिलैक्सेशन मिलती जाएगी। मतलब अगर 3 साल पुरानी गाड़ी है तो उसके ऊपर 12% की रिडक्शन हो जाएगी, ठीक है। और यानी कि हर एवरी ईयर के हिसाब से मल्टीप्लाई इसको 3 कर लें तो वो तकरीबन 36% की ड्यूटीज़ की रिलैक्सेशन मिल जाएगी। उसके बाद आता है कि जी ये लिमिट क्या है, तो ये मैक्सिमम 50% है, इससे नीचे ये लिमिट नहीं जा सकती, यानी कि 50% तक मैक्सिमम आपको ड्यूटीज़ रिड्यूस मिल सकती हैं अगर एशिया पैसिफिक है, यानी कि एशिया मेड है। तो इस केस में ये होता है क्योंकि फिक्स ड्यूटीज़ होती हैं तो इसलिए वहाँ पे कुछ रिडक्शन अवेलेबल है। लेकिन अगर वो यूरोप या एशिया के अलावा है तो उसमें स्लैब रेट हैं, जो डिफरेंट रेट हैं गाड़ी के मुताबिक, गाड़ी की जो कैपेसिटी के मुताबिक रेट हैं। जो कस्टम का जो कोर्स है उसमें हम ये चीज़ें देखेंगे कि कैसे जो क्या क्या रेट या HS कोड कैसे यूज़ करने हैं। और उसके बाद जो अगला पॉइंट आता है कि जो हाइब्रिड गाड़ीज़ हैं उसके ऊपर भी मज़ीद कुछ कंसेशन गवर्नमेंट की तरफ से अवेलेबल है। तो अब ये सारी चीज़ें हमने देखनी कि जी हमने इंपोर्ट, कौन बंदा इंपोर्ट कर सकता है, कौन इंपोर्ट नहीं कर सकता, और कैसे कैसे हमने क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं। अब लास्ट में ये आती है कि अगर आपने चीज़ इंपोर्ट की है और इंपोर्ट करने के बाद वो किसी वजह से यहाँ पे मतलब आपका जो गाड़ी एक्सेप्ट नहीं हुई, रूल के मुताबिक आपने गलती की या किसी भी एंगल से वो यहाँ पे आके कोई ड्यूटीज़ की वजह से आप नहीं ले रहे वापस, तो आप उसको री एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। मतलब कि इंपोर्ट करने के बाद आप उसको वापस उसी मुल्क में या जहाँ से वो आई है या किसी दूसरे मुल्क में भी आप बेच सकते हैं। 3 कंडीशन हैं जिसमें री एक्सपोर्ट नहीं हो सकती। नंबर 1, थेफ्ट की गाड़ी है, चेसी नंबर अगर टेम्पर्ड है या जो डॉक्यूमेंट है वो फेक है, तो वो गाड़ी इंपोर्ट नहीं हो सकती। तो इससे अगला जो लेक्चर है स्टेप बाय स्टेप हम एवरी जो इंडस्ट्री है उसके ऊपर बनाएंगे
कि अगर कोई भी चीज़ आपने इंपोर्ट करनी है या एक्सपोर्ट करनी है, वैसे तो इसका सेपरेट कोर्स अवेलेबल है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, लेकिन अगर फ्यूचर में हम कुछ छोटे छोटे जिस तरह के कॉन्सेप्ट हैं जिसके ऊपर स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आते हैं उसको हम लाजमी कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब और आगे शेयर लाजमी करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।